नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम खबरों का पंचनामा करेंगे, लेकिन जरा अलग अंदाज में। खबरें तो 5 ही हैं, लेकिन इन पर एनालिसिस के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार हमसे जुड़ रहे हैं सीधे बंगाल की धरती से, जहां चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। हम बंगाल में हो रहे चुनाव पर भी उनका अनुभव सुनेंगे और साथ में देश विदेश की बड़ी खबरों पर गहन चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एनआईए की जांच में वाजे की एक और करतूत का खुलासा। होटल के बुक कमरे से चलाता था वसूली रैकेट। जांच में सख्ती के बाद बीमार होने का बनाया बहाना। ममता के बाद टीएमसी नेता कौशानी मुखर्जी की बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी। बोली, घर में है मां बेटी तो सोच समझकर डालें वोट। वीडियो हुआ वायरल। पीएम मोदी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। कहा, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म के खेल से देश को हुआ नुकसान। बिना भेदभाव बीजेपी कर रही काम। कांग्रेस की डूबती नैया पर राहुल गांधी का जागा अमेरिका प्रेम। बोले, भारत को बीजेपी ने किया बर्बाद। लोकतंत्र बचाने को अमेरिका दे साथ। और राजस्थान में खुली राकेश टिकैत की पोल। काले झंडे दिखाने पर टिकैत की सेना ने की लोगों से मारपीट। फिर लगाया जगह जगह जाम। बात करते हैं आज की पहली खबर की। वसूली गैंग की जांच में आज 2 बड़ी खबर है और दोनों ही सचिन वाजे को लेकर है। वाजे ने अपने रैकेट को चलाने के लिए होटल का एक कमरा परमानेंट बुक कराया हुआ था और इसी कमरे से वो अपने सारे गोरख धंधे को ऑपरेट करता था। दूसरी खबर ये है कि वसूली गैंग ने अब वाजे को बचाने के लिए अलग अलग तरह के तिकड़म लगाने शुरू कर दिए हैं। वाजे के वकील ने बेल लेने के लिए कोर्ट से कहा कि वो हार्ट और लीवर का मरीज है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से एक के बाद एक परतें खुल रही हैं, ये तो साफ है कि वाजे अकेला तो नहीं था। ये तो सिंडिकेट की तरह लग रहा है। देखिए, ये बात तो शुरू से ही सबको मालूम है कि वाजे अकेले काम नहीं कर रहा था। वो इतने सारे पैसे खुद के लिए क्यों इकट्ठा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इतने सारे लोगों से वो जो वसूली करेगा तो किस आधार पे वो वसूली करेगा? वो जाकर के क्या कहेगा कि मुझे पैसे चाहिए और कोई अधिकारी नहीं वहाँ पे, पुलिस वाले वहाँ पे? क्या कमिश्नर सो रहा था? डीसीपी सारे सो रहे थे? इनके जो तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो सब सो रहे थे? वो दरअसल अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए वसूली कर रहा था। और देखिए किस तरीके से अब इन लोगों की स्थिति ये हो गई है कि वसूली गैंग अब कोर्ट में बहाने बना रहा है कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज है, तो मेडिकली वो फिट नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो ये बात तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उस वक्त सोचना चाहिए कि आप एक मेडिकली अनफिट शख्स को फिर से पुलिस में क्यों रीइंस्टेट कर रहे हैं, वो भी किस नाम से? भाई, कोरोना के दौरान हमें पुलिस वालों की कमी है। अब जिसका फेफड़ा ख़राब है, हार्ट ख़राब है, वो कोरोना के दौरान किस तरह से जनता की सेवा करेगा? ये तो इन अक्लमंदों से सवाल करना चाहिए। लेकिन बात 100 बात की एक बात बस यही है कि वो अकेला नहीं था। इतने सारे पैसे, जिस तरीके से वो 5 स्टार होटल में बैठ करके वो पूरा अपना रैकेट चला रहा था, लड़कियां आ रही हैं, जा रही हैं, बैग्स, पैसे से, नोट से भरे बैग्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कोई तमाशा चल रहा था वहाँ पे। सारे लोग सो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि सचिन वाजे के केस में सारे ये जो सरकार चलाने वाली तीनों पार्टियां हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी बिल्कुल तय होगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। बंगाल में अपनी जमीन खो चुकी तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब सिर्फ धमकी का ही सहारा ले रही है। एक तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि 2 मई के बाद वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जेल भिजवाएंगी, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी की नेता कौशानी मुखर्जी ने तो हद ही कर दी। कौशानी ने बीजेपी समर्थकों को धमकी दी है कि जिनके घर मां बहन है वो वोट करने से पहले जरूर सोचें। उनकी खुलेआम धमकी का ये वीडियो बंगाल में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर साहब, चुनाव क्या इस तरीके से होंगे देश में, लोगों को धमकाकर, डराकर? देखिए, बंगाल की स्थिति तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो चुकी है। वो इसलिए कि पहले 2 फेजेस में जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और जो ज़मीन से जो खबरें आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ है कि जहां
50-50 सीट पिछली बार चुनाव में टीएमसी जीती थी फर्स्ट और सेकंड फेजेस में, वहाँ टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और इसलिए ये जो खेला होवे जो अब तक नहीं कर पाई हैं ममता बनर्जी, उनके पार्टी के लोग अब यही खेला इन्होंने शुरू कर दिया है। ये सीधे सीधे लोगों को धमका रहे हैं। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि तृणमूल कांग्रेस लोगों से वोट मांगना चाह रही है, उनसे आग्रह कर रही है, उनसे विनती कर रही है कि उनको सीधे सीधे धमका रही है। एक तो सिर्फ इसका ही ये जो वीडियो जो वायरल हुआ है सिर्फ वही बात नहीं है, इस तरह की खबरें लगातार कैपिटल टीवी बता रहा था कि किस तरीके से नादिया में और कई कई जगह पे गांव में लोगों ने वॉल पे लिख दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को तुमने वोट दिया तो तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो तुमको मार के टांग दिया जाएगा। इस तरह की धमकी खुलेआम टीएमसी के लोग शुरू से देते आ रहे हैं। तो ये जो नई बातें जो सामने आ रही है वो बंगाल के लिए नई नहीं है। नई बात ये है कि ममता बनर्जी ये नहीं कभी इमेजिन की थी कि पहले 2 फेजेस में जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था वहाँ पे इनको इतना बड़ा सेटबैक मिलेगा। और इसलिए वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और वही कहानी अभी बंगाल में टीएमसी के साथ हो रहा है। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान आज ऐसी बात कह दी जिसने देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाले राजनीतिक गैंग में खलबली मचा दी। प्रधानमंत्री ने खुलेआम कहा कि सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म के नाम पर राजनीति करने वालों ने देश को बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने तो पुरानी वाली राजनीति की पोल ही खोल दी। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है वो 100% सही बात उन्होंने कही है जी, कि ये विचित्र सा देश है कि यहाँ जो जालीदार टोपी पहन ले और मुसलमानों को टोपी पहना दे वो सेकुलर है। अब आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तमाम यूपीए के जो सेकुलरिज्म के जो चैंपियन हैं, इन्होंने क्या किया था जब यूपीए की सरकार थी। इन्होंने मुसलमानों की क्या स्थिति है इसके लिए सच्चर कमेटी का गठन कर दिया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 70 साल में जो मुसलमानों की हालत, जो कहाँ एक रूलिंग क्लास हुआ करता था 200 साल पहले, ये पूरे भारत पे हुक्म चलाते थे अपना, वो उनकी हालत इस 70 साल में आज़ादी के बाद से लेके अब तक वो दलितों से भी बदतर हो गई है। और तो और चुनाव असम और बंगाल में हो रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि बंगाल और असम के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी स्थिति तो सबसे खराब है। और यहाँ पे देखिए सारे सेक्युलर पार्टीज जो है यहाँ पे क्या क्या बातें करते हैं, क्या क्या दावे करते हैं, क्या क्या वादे करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसी बात का उल्लेख किया। वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि मुसलमान उनको वोट नहीं देगा, लेकिन उनके इसको कह सकते हैं कि अंतरात्मा को झकझोरने के लिए कि जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, वायदे किए और वायदे के बाद उसको कह सकते हैं कि 0/सन्नाटा उपलब्धि, मुसलमानों की स्थिति वाकई बंगाल और असम के अंदर या पूरे देश में ही बहुत ही ख़राब है। और मुसलमानों की दिक्कत ये है कि वो जो पॉलिटिकल चॉइस करते हैं वो बहुत ही इलॉजिकल है। इसको कह सकते हैं कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम मुस्लिम समुदाय कर रहा है, क्योंकि ये अपने एम्पावरमेंट के लिए वो वोट नहीं करते। उनका कैसे उत्थान हो, कैसे नौकरी मिले, कैसे उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निवारण हो, इस आधार पे वो वोट नहीं करते हैं। वो वोट सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से हराया जाए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और अब बात करते हैं आज की चौथी बड़ी खबर की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसी बात कही जो उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को तो दर्शाता ही है, साथ ही भारत की राजनीति के लिए बेहद घातक भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए राहुल बोले कि बीजेपी ने देश का बंटाधार कर दिया और ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका को भारत के मामले में दखल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी क्या सच में इतने इमेच्योर हैं या फिर ये उनकी राजनीतिक फिलॉसफी है? देखिए, राहुल गांधी से क्या अपेक्षा किया जाए। राहुल गांधी के जो इमेज मेकओवर करने वाले हैं उन्होंने ये अब कान में समझा दिया है
कि उनको एक इंटेलेक्चुअल के रूप में साबित करना है, इसलिए वो नोबेल प्राइज़ विजेता जो होते हैं उनके साथ वो बातचीत करते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ वो बातचीत करते हैं। लेकिन भाई एक पुरानी कहावत है कि घोड़े को आप तालाब तक तो लेकर के जा सकते हैं, पानी थोड़ी पिला सकते हैं उसे। वही काम राहुल गांधी के साथ हो रहा है। उनको बड़े बड़े मंच पे तो वह उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके जो मैनेजर्स हैं वो पहुंचा देते हैं, लेकिन वहां जाकर के ढाक की तीन बात वो कुछ न कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की, उसको कह सकते हैं कि मिट्टी पलीत हो जाती है। अब उन्होंने क्या कह दिया और किसके सामने कह दिया? निकोलस बर्न्स वो एक बहुत ख्याति वाले डिप्लोमेट माने जाते हैं, वो अमेरिका के वो राजदूत थे ग्रीस के अंदर, और अभी वो हार्वर्ड के JF कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर प्रोफेसर हैं। अब उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते, हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अच्छा, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो भाई क्यों जा रहे हो असम में प्रचार करने के लिए, क्यों जा रहे हो केरल में प्रचार करने के लिए, और क्यों नहीं जा रहे हो बंगाल? इसका कोई जवाब देगा? दरअसल राहुल गांधी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच हारने के डर से वो पहले ही अंपायर के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, पिच के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, लाइट के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये एक जिद्दी बच्चा है दरअसल, जिसको लगता है कि इसके कान के अंदर बचपन में किसी ने समझा दिया कि बेटा तुम आगे चल कर के देश का प्रधानमंत्री बनोगे और उसके नीचे कुछ मत बनना, और इसी वजह से वो इस तरह की बहकी बहकी बातें करते हैं। अगर राहुल गांधी को लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी का खात्मा कर रहे हैं तो इमीडिएटली उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और देश की जनता के साथ खड़े होकर के एक मास मूवमेंट शुरू करना चाहिए। अगर वो मास मूवमेंट शुरू करते हैं, लोग उनके साथ आ जाते हैं, तब तो उनकी बातों में दम होगी। अदरवाइज़ ये कहा जाएगा कि वो पुरानी कहावत है कि अंगूर खट्टे हैं, वही हाल राहुल गांधी की है। और आज की आखिरी बड़ी खबर राजस्थान से है, जो ये बताती है कि कृषि कानूनों को लेकर हो रही राजनीति को किसानों और आम लोगों ने किस तरीके से खारिज कर दिया है। राकेश टिकैत अपने पूरे दल बल के साथ राजस्थान में दौरा कर रहे थे कि अलवर के पास लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखा दिए। फिर क्या था, टिकैत गैंग ने उन पर हमला कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वहां झड़प हो गई और अब इसके खिलाफ टिकैत के लोग जगह जगह जाम लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, टिकैत गैंग बेनकाब हो चुका है और अब वो चोरी ऊपर से सीना जोरी करने में लगा हुआ है। देखिए, कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि ये राकेश टिकैत ये दरअसल इसे ब्लैकमेलर है। इलेक्शन के दौरान पॉलिटिकल पार्टी से पैसे घसीटने वाले लोग हैं। ये कोई किसान नेता है? किसानों के लिए क्या किया है आज तक इन्होंने? कोई ये बताया कि भाई आज तो अचानक से हिंदुस्तान के अंदर में 200, 300, 400 किसान संगठन पैदा हो गए। ये लोग कहाँ थे? ये कहाँ मर रहे थे जब किसान जो है हज़ारों हज़ार की संख्या में आत्महत्या कर रहे थे? उसके लिए काम नहीं करेंगे ये दलाल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के दलाल हैं। आज तो काला झंडा दिखाया गया है, कुछ दिन पहले ये उत्तराखंड में थे, घूम घूम के जा रहे हैं। उससे पहले नंदीग्राम पहुंच गए, वो पता चल गया, वो वीडियो भी आ गया कि किस तरह से डोला सेन एयरपोर्ट पे इससे मिलती है कलकत्ता के अंदर और वो कहती कि हमने सारा इंतजाम कर दिया नंदीग्राम में, आप बस वहाँ पे चलिए। और मूर्खता देखिए इनकी, जो स्टेज बना हुआ था उसमें तृणमूल का सिंबल भी लगवा दिया था। तो ये किसान नेता क्या, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दलाल, ये पैसे लेकर के वहाँ पे गए होंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उत्तराखंड गए, वहाँ मालूम चला कि वहाँ पे स्टेज जो आम आदमी पार्टी ने तैयार किया था, वहाँ पे वो जाकर के भाषण दे रहे हैं। अभी काला झंडा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अब किसानों को भी समझ में आ गया है कि सब धूर्त लोग हैं, ये सब लोग ब्लैकमेल करना चाह रहे थे। ये राकेश टिकैत, इसकी तो कहानी और भी अजीब है कि ये पहले किसान नेता थे जिन्होंने ये जो 3 काला कानून जिसको बता रहे हैं, वो बाकायदा अखबार में इंटरव्यू उन्होंने दिया था कि ये मांग तो हम सदियों से करते आ रहे हैं। हम लोग तो, हमारे पिताजी ने भी 20 साल 30 साल पहले यही मांग की थी और आज वो पूरा हो गया है। लेकिन फिर कहीं से कोई मैसेज आया होगा, कहीं से कुछ सामान आया होगा और उसके बाद ये आंदोलन शुरू हो गया। तो ये सब डिस्क्रेडिटेड लोग हैं, इनसे कोई अपेक्षा करना
ये लोगों की मूर्खता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।